नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात पहुंचे, जहां यूनिटी मार्च में उन्होंने हिस्सा लेने पर इस दौरान कहा कि आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है, लेकिन देश की रियासतों को एक करना, भारत की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का योगदान देश के इतिहास में वैसा नहीं दिखा जैसा दिखना चाहिए था। पीएम मोदी की लीडरशिप में पूरे देश में यूनिटी मार्च हो रही है, रन फॉर यूनिटी हो रही है और अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा। सरदार पटेल मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। उनसे इंस्पायर्ड होकर पीएम मोदी की लीडरशिप में एक भारत का विजन पूरा हो रहा है। आज कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में एक भारत के विजन के साथ और देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। हमेशा से अच्छा है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में, दुनिया में हो रही है, लेकिन ये जो सरदार पटेल साहब का योगदान था पूरे देश की रियासतों को एक करने में, भारत की एकता अखंडता को, उसको देश के इतिहास में उस प्रकार से दर्शाया नहीं गया जिस प्रकार से जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया उनको दर्शाना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, रन फॉर यूनिटी किया जा रहा है, तमाम प्रकार के आयोजन किया जा रहा है, सरदार साहब को सही सम्मान दिया जा रहा है और सच में ये कहा जाए कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल साहब थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर कि भारत मजबूत रहे, देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून हो, हमने समान नागरिक संहिता का कानून प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वहां लागू कर दिया है। हमेशा उत्तराखंड में राजभवन का नाम बदला गया है। इसे अब लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। राजभवन ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। राज्यपाल के सचिव रविंद्रनाथ रामन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 25 नवंबर 2025 को भेजे गए पत्र और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के क्रम में देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन किया गया। यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी। देश में शासन के प्रतीकों में गहरा बदलाव जारी है। उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि के लिए राजभवनों को धीरे धीरे लोक भवन नाम दिया जा रहा है, मतलब जनता का घर। ये सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक दशक में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सार्वजनिक जो भावना प्रेषित की गई है उसका पहला ये प्रभाव है। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दर्जाधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो धराली आपदा प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उन्होंने हाल में ही ग्राफिक एरा में यूकॉस्ट के आयोजित सम्मेलन में उठाए। इसके बाद से ही प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि धराली आपदा हुए आज 4 महीने हो गए, लेकिन आपदा राहत कार्य कितना हुआ है, इसकी पोल कर्नल अजय कोठियाल ने खोल दी है। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय
तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहां तक पहुंचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहां से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दी। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारी की समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री जोशी ने उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में यह आश्वासन दिया। वैसे बता दें कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों ने 15 दिनों तक आंदोलन कर अपनी समस्याओं के समाधान की सरकार से मांग की। सरकार के सकारात्मक आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। समान कार्य के लिए समान वेतन देने पर सरकार ने आश्वासन दिया। इसके साथ आंदोलन के दौरान अनुपस्थित को अवकाश में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करेगी। मंत्री जोशी के इस आश्वासन से उपनल कर्मचारियों में आशा की किरण जगी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम लेने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे उपनल कर्मचारी समान वेतन की मांग को लेकर स्ट्राइक पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समझौता इनके बीच में हुआ था, जिसमें 2012 तक के जो लगभग 5,500 हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, उनको प्रथम चरण में इसके अंतर्गत समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद फेज वाइज आगे लोगों का वहीत किया जाएगा। लेकिन आज कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और काफी लोग मुझसे मिलने आए कि कई विभागों में इनको निकाला जाए। उत्तराखंड के बहुचर्चित यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रही है। विगत 28 नवंबर को मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद को पेपर हल करने वाली पहले आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके बाद सोमवार यानी 1 दिसंबर को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार से सीबीआई ने पूछताछ की। बॉबी से करीबन 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। 9 घंटे के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर आए बॉबी पवार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में उन्हें तलब किया था और इसके बाद वो जमकर सरकार पर बरसे। बॉबी पवार देहरादून स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। सीबीआई ने बॉबी से कई राउंड में पूछताछ की। आखिरकार 9 घंटे के बाद सीबीआई ने बॉबी पवार को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। मसूरी शहर में फैल रही अव्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने सोमवार को अवैध पार्किंग और अनाधिकृत टैक्सी स्कूटी संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। परिवहन विभाग, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ गाड़ी जहां खड़ी की जाती है उस क्षेत्र में एमडीडीए ने अवैध पार्किंग को सील किया, जबकि कई स्कूटी को सीज कर चालान भी काटे गए। जांच में टैक्सी स्कूटी बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और वैध अनुमति के संचालित पाई गई। कुछ चालक अनुमति से अधिक स्कूटी चला रहे थे, जबकि कुछ प्राइवेट स्कूटी को टैक्सी के रूप में किराए पर दे रहे थे। एसडीएम के साफ उन्होंने चेतावनी दी कि मसूरी में अव्यवस्था किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों की अनुमति रद्द की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। इधर पिक्चर पैलेस से मॉल रोड तक की टीम में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खड़ी स्कूटी हटाई गई। दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए कि वे दुकान के बाहर सामान ना फैलाएं, वरना कार्रवाई तय है। परिवहन विभाग ने कहा कि अवैध स्कूटी संचालन पर अब और भी सख्ती की जाएगी। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसके तहत चेतावनी भी दी गई है।
ये जो रेंट ए कैब के तहत रेंट टू व्हीलर्स जो होते हैं यहाँ पे बहुतायत संख्या में धीरे धीरे होते जा रहे हैं। इनको हमारे एसटीए द्वारा परमिट दिया जाता है कि ये एक नियत संख्या में जो भी इनके चिन्हित स्थल हैं उससे इसका संचालन करेंगे ताकि यात्रियों को, टूरिस्टों को इससे मदद मिल सके और उत्तराखंड में पर्यटन है उसका विकास हो सके। अक्सर देखने में ये आया है कि जितनी उनको परमिट दी जाती है, सपोज 5 गाड़ियों का परमिशन दिया गया, उससे अधिक संख्या में वो या तो हायर कर लेते हैं या अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे एक सामान्य शिकायत भी होती है और सड़कों पे जाम की स्थिति भी और स्वतंत्र यातायात जो बाधित हो जाता है। इस संबंध में हमारी आरटीओ महोदया ने भी हमें आदेशित किया था और साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट सर ने भी आज इनके साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग मिलके आज एक अभियान चलाया है। बिल्कुल, ये आज एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आरटीओ, पुलिस प्रशासन, पालिका और जो हम लोग सब लोग मिलकर चला रहे हैं। कई समय से, विगत समय से देखा जा रहा है कि रेंटल स्कूटियाज जो हैं यहाँ पे बहुत अनियमितताएं हैं। लोगों ने पार्किंग्स अपनी कहीं और दिखा रखी है और वो जो सार्वजनिक एरियाज़ में जैसे 0 पॉइंट हो गया, हमारा पिक्चर पैलेस हो गया, मॉल रोड के निकट जो है वो पार्किंग्स करते हैं। इसके कारण जाम की समस्या भी बनी रहती है और भी कई तरह की जो है वो समस्याएं होती है। इसी कारण जो इस क्रम में आज कार्रवाई की गई। ये ऋषिकेश में छेड़छाड़ की पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसकी विवेचना ऋषिकेश कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर वर्षा रमोला को भेजी गई है। विवेचना में जिन जिन लोगों के नाम वीडियो वायरल करने को लेकर सामने आएंगे उनके खिलाफ पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। एसपी जया बलूनी ने बताया कि 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 63 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया है। मामले में कुछ लोगों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो गई है और पीड़िता के परिवार की समाज में बदनामी हुई है। कानूनी तौर पर किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है, इसलिए पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो वायरल करने वालों की पहचान पुलिस ने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से पुलिस ने कुछ वीडियो के लिंक अपने पास सुरक्षित रखे हैं। जल्द ही मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। परसों एक घटना हुई थी जिसमें पता चला था कि एक छोटी बच्ची है 5 वर्ष की, जिसके साथ ही एक व्यक्ति 63 वर्ष का जिसका नाम बुद्धि सागर पांडे है, उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। तो इसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जो आरोपी था वो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और यहाँ पर शिवाजी नगर में कुछ समय से निवास कर रहा था। तो उसकी अरेस्टिंग करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इसके बाद कल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा उस बच्ची की जो आइडेंटिटी थी उसको रिवील करने के कुछ वीडियोस प्रसारित हुए थे, जिसके आधार पर कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। परसों एक घटना हुई थी जिसमें पता चला था कि एक छोटी बच्ची गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार से गौ सेवकों ने दंडवत यात्रा शुरू की है। सोमवार को हर की पौड़ी से शुरू हुई यात्रा में कई गौ सेवक मौजूद रहे। ये यात्रा हर की पौड़ी से परेड ग्राउंड देहरादून तक जाएगी। यात्रा में चल रहे गौ सेवक रोजाना 3 किलोमीटर सड़क पर लेट कर चलेंगे। गौ सेवक विनोद चंद्र भट्ट और अनिकेत गिरी का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग सरकार से की जा रही है। उन्होंने सभी हिंदुओं से यात्रा में जुड़ने का आह्वान भी किया है। ऋषिकेश में बसंत उत्सव कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कई तरह के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए श्री भरत मंदिर परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें शहर के तमाम गण्यमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में इस बार और ज्यादा आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साइकिल रेस, दंगल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाइट, बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और
मटकी फोड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, बेबी शो, कला प्रतियोगिता और रस्साकशी कार्यक्रम भी शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान भरत की शोभा यात्रा भी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने बताया कि इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 17 दिसंबर को एक बैठक और भी की जाएगी। समिति की पहली मीटिंग है और आज लगभग हमारा जो बसंत उत्सव इस बार होगा उसका आउटलाइंस तय हो गया कि 5 दिन का हमारा बसंत उत्सव कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी से शुरू होगा, 23 जनवरी की बसंत पंचमी है और 25 तारीख तक ये चलेगा। इसमें जो है अभी कवि सम्मेलन है, जो सुझाव आए हैं, भजन संध्या है और इस बार ये भी है कि जो स्टैंड अप कमेटी है उनसे भी ट्राई की जाए, उनको भी कोशिश की जाए। एक पंच तत्व बैंड है उत्तरकाशी का, वो पांडवास के लगभग इक्वली है, वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंड भी यहाँ पर आए, यहाँ पर कोशिश करें। और इसके अलावा हमारे यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता है और एक साइकिल प्रतियोगिता जो हर बार होती है वो तो है ही। इस बार एक और सुझाव आया है कि जो 40 वार्ड है हमारे, उन 40 वार्डों की एक एक टीम पार्षद के नेतृत्व में रहेगी। जो रस्साकशी का प्रोग्राम होगा वो यहीं भरत मंदिर ग्राउंड पे होगा। उत्तराखंड में वर्तमान में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले कुछ दिनों में इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। हालांकि 4 दिसंबर से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 4 दिसंबर से प्रदेश भर में ठंड और भी इजाफा होगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। 4 दिसंबर से प्रदेश भर में ठंड में और इजाफा होने की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा होगी, बर्फबारी भी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस साल शीतकाल के दौरान प्रदेश में बारिश भी औसत से कुछ कम होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी सुबह और शाम के वक्त तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप खिलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को कुछ परेशानियां जरूर हो सकती है। आने वाले समय में अभी जो है हम 5 से 8 के बीच में हल्की सी मध्यम जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश की और उम्मीद कर रहे हैं। कुछ जो नॉर्दर्न जो हमारे ज़िले हैं, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, इसके अलावा जो है रुद्रप्रयाग हो गया और इधर बागेश्वर हो गया, वहाँ पे भी कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो हाइट वाले इलाके हैं 3500 मीटर से ऊपर वाले, वहाँ पे हल्की स्नोफॉल का जो है संभावनाएं बन रही है। तो अभी जो है अगले जो 7 दिन के अंतराल में ये हमारे को ऐसी संभावनाएं बन रही है। बाकी जो हमारे मैदानी और निचले इलाके हैं, वैली वाले इलाके हैं, वहाँ पे हमारे को जो है कुछ जगह पे अभी तो ऑलरेडी वैली में हमको फॉग हो रहा है और फॉग अभी आगे भी हमको यही उम्मीद है कि ऐसे फॉग बना रहेगा। ये जैसे पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, अल्मोड़ा ज़िला हो गया और टिहरी और ये पौड़ी वाला जो इलाका है उसमें कहीं कहीं पे हमें वैली फॉग देखने को मिल रहा है और ऐसा संभावना आगे भी बनी रहेगी, ऐसा नज़र में आ रहा है। आने वाले समय उत्तराखंड में ग्राम्य विकास विभाग और उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाया है और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी श्रमिक जिन्होंने निर्माण कार्य में 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया, अब आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद इन श्रमिकों को श्रम विभाग की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें प्रसूति सहायता, दुर्घटना दावा, टूल किट सहायता, मकान निर्माण के लिए अनुदान, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद जैसी कई कल्याणकारी सुविधाएं शामिल है। ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी दी कि राज्य में मनरेगा के तहत लगभग 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक
काम कर रहे हैं, जो दूर दराज के इलाकों में भी विकास कार्यों में योगदान देते हैं। इन्हें अक्सर ही श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया पहले जटिल और सीमित थी, और इसे ही देखते हुए दोनों विभाग ने मिलकर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हुए नया पोर्टल शुरू किया है। ब्लॉक स्तर पर वीडियो डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इस काम में तेजी लाया जा सके, पंजीकरण कराया जा सके, कोई भी पात्र श्रमिक पीछे ना छूटे। आयुक्त ने बताया कि चाहे रोजगार मनरेगा में किया गया हो या किसी अन्य विभाग के निर्माण कार्य में, यदि श्रमिक ने 90 दिन का काम पूरा किया है तो वो इस सामाजिक सुरक्षा ढांचा में शामिल हो जाएगा। ये लेबर डिपार्टमेंट यूके और BCW ने और मनरेगा ने, ग्राम्य विकास ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने देखा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में जितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये हमने देखा कि ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के लगभग हमारे यहाँ 9.5 लाख एक्टिव श्रमिक हैं। तो हम ये विचार आया कि इन मनरेगा श्रमिकों को भी, क्योंकि ये हमारे लास्ट माइल वर्कर्स हैं जो दूर दराज एरिया में भी काम करते हैं, इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जोड़ दिया जाए। तो उसको टारगेट को लेते हुए कि ग्राम्य विकास विभाग ने और लेबर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक पोर्टल शुरू किया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया, और BDOs लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ही BDOs को ट्रेन किया, उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर को ट्रेन किया, ताकि प्रक्रिया को सही बनाकर और कैंप मोड में, एक्टिव मोड में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। नगरपालिका सभागार में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेडिंग कमेटी की तीसरी बैठक हुई। बैठक में शहर को सुव्यवस्थित करने, मॉल रोड को पूरी तरह वेंडर फ्री रखने और पात्र पटरी व्यापारियों के लिए नए वेंडिंग जोन तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि शासन स्तर से वेंडर फ्री घोषित मॉल रोड पर किसी भी कीमत पर पटरी नहीं लगाने दी जाएगी। अब तक 103 पात्र पटरी व्यापारी चिन्हित किए जा चुके हैं। नगर प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका और व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के द्वारा किए गए सर्वे में मॉल रोड पर 227 वेंडर मिले। इनमें से 35 परिवार ऐसे थे जहां एक से अधिक सदस्य वेंडिंग कर रहे थे। 91 पूरी तरह से पटरी व्यापार पर निर्भर थे। 7 राज्य आंदोलनकारी और 5 विधवा वेंडर पाए गए। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जा रहा है जहां पर्यटक कम आते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रोजगार प्रभावित हुआ तो वे विरोध करेंगे। मांग की गई कि विस्थापन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां नियमित पर्यटक आवाजाही रहती है। उनकी तिब्बती मार्केट बनती है, सारी मार्केट बनती है। अब मसूरी MDD ने अब तक दिया क्या है? मैं खुद मेंबर रहा, उस टाइम झील बनी, जॉर्ज एवरेस्ट से हमने मतलब परिचय में लाया, ज्वाला देवी मंदिर हमने बनाया, उस टाइम हमारे गुंसोला जी के रहते हुए। देखो उस टाइम था, कोई नई चीज का निर्माण हो तो बात है ना। आज की तारीख में नीचे रोड पे मतलब ठीक है, कितना कंजेस्टेड हो गया हम भी समझते हैं, हम इससे मुखर नहीं होना चाहते। ये जो TVC की आज मीटिंग हुई है, इसमें हमें कहा गया है कि हमने 91 वेंडर छांट लिए हैं या किस वजह से कैसे छांटे हैं, वो तो अभी हमारे वाली भी लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट आएगी तो तभी हम कंफर्म कर पाएंगे और सभी लोग आपस में बैठेंगे कि कहाँ बैठाया जा रहा, कैसे बैठाया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हमें भगाया तो नहीं जा रहा है, या हमारा कोई और तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारी पिछली बैठक में ही तय हो गया था कि मॉल रोड वेंडिंग जोन में नहीं होगा। आज हमारा जो TVC की बैठक हुई है कि हमारा सत्यापन हो गया है, हमने चिन्हित कर लिए हैं कि कौन से वेंडर्स यहाँ पे ओरिजिनल हैं यहाँ पे, और जो पात्र हैं उनकी हमने कर लिया, और इसके अलावा वेंडिंग जोन्स भी आधे से ज़्यादा चयनित हो चुके हैं। तो आज बस ये समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, किसी को भी कोई आपत्ति करनी है आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तत्काल बाद 1 हफ्ते बाद लगभग 9 या 10 तारीख को दोबारा TVC की बैठक बुला के इस लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा और सभी का विस्थापन उसके बाद तुरंत कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के चुनावी पर्यवेक्षक आर्येंद्र शर्मा के द्वारा तिलक भवन विकास नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर, कांग्रेस नेता बलजीत सिंह, पीसीसी चीफ संजय जैन, नगर पालिका विकास नगर के चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी आरिंदर शर्मा ने कहा कि 14 तारीख को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में की जाएगी। इस दौरान एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 दिसंबर को एक रैली के आयोजन का आह्वान किया है। वोट और गद्दी छोड़, पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग आएंगे रामलीला ग्राउंड में। उसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने पूरे उत्तराखंड से, ब्लॉक लेवल, गांव लेवल से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का आह्वान किया। तो उसी क्रम में पचवा दून से आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस के माध्यम से लोगों से, कांग्रेसजनों से, सभी से अनुरोध है, अपील है कि वो बहुत बड़ी संख्या में जिस तरीके से वोट की चोरी की जा रही है उसका समर्थन करें, जाकर उसमें प्रतिभाग करें वहाँ जाकर। वही हमारा आज का मुख्य बिंदु है कि 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में कांग्रेस उस रैली में भाग लें। सर, जैसे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठा रही है, पर देखिए पूरी जो चारों स्तंभ होते हैं वो सारे कब्जे में कर रखे हैं। कहीं जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, किसी कार्यकर्ता की आवाज़ कहाँ जाएंगे। अब नहीं कहना चाहिए, जो स्तंभ होते हैं चारों स्तंभ, जिस स्तंभ पर न्याय का भरोसा है वो स्तंभ पर आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो कैसे भ्रष्टाचार बाहर आएगा। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार देहरादून हाईवे पर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 वाहनों से तस्करी की जा रही थी। 25 पेटियां शराब और बियर बरामद की गई है। चालकों को शराब तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल दोनों वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। बता दें कि तस्करों से पूछताछ भी की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई की सूचना मिलते ही देहरादून में आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल मौके पर पहुंची। उन्होंने आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट से बातचीत कर शराब तस्करी का फीडबैक भी लिया। आबकारी आयुक्त ने बताया कि तस्करों की पहचान राहुल और सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। शराब और बियर चंडीगढ़ ब्रांड की है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम से बचने के लिए आरोपियों ने ज्यादातर हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया और देहात क्षेत्र से होते हुए रायवाला तक पहुंच गए। यहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने वाहनों का पीछा किया और शराब की खेप को बरामद किया। फिलहाल इतना पता चला है कि आरोपी चंडीगढ़ से पहाड़ी में शराब सप्लाई का धंधा करते हैं। सूचना मिली थी, ये जो खेप जा रही थी ये चंबा ऊपर के पहाड़ों के हमारे जनपदों में ये सप्लाई होती थी और ये पूरी जो खेप है वो चंडीगढ़ मार्का है और आईबी और रॉयल स्टैग और प्लस किंगफिशर बियर की इसमें मिली है। तो ये पता चला ये कि भगवानपुर चेक पोस्ट से होते हुए और ये बाकी के चेक पोस्टों से बचते हुए ये लोकल छोटे छोटे रास्ते लेते हुए नटराज चौक की तरफ से निकाल के चंबा ले जाते हैं। और मतलब इन्होंने पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। दरवाजों के पीछे भी छुपाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जायलो गाड़ी एक यूज करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज करी है जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सूचना के आधार पर मिली है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि अवैध शराब उत्तराखंड में ना आ पाए, लेकिन फिर भी लगातार आती रहती है। तो लगातार हमारा सिस्टम ऐसे ही जागरूक रहेगा और मुखबिरी करके पकड़ता रहेगा तो हम निसंदेह ये अवैध शराब भी रोक पाएंगे और फिर उत्तराखंड का राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।